हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वाई कश्मीर विल बिकम इंडिया नेक्स्ट। भाई सिंगापुर काफी कमाल का भाई टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। 2000s का वो टाइम, श्रीनगर का लाल चौक, एक ऐसी जगह जहां उस वक्त तिरंगा फहराना अपनी जान से खेलने के बराबर था। एंटी स्टेट फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे शहर में हमेशा टेंशन, प्रोटेस्ट और कर्फ्यू वाला एटमॉस्फेयर ही रहता था। जबकि आज हमने उसी कश्मीर को इंडिया से हमेशा के लिए कनेक्ट कर दिया है, और किसी छोटे मोटे रास्ते से नहीं, रेल से, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के थ्रू जो आईफिल टावर से भी बड़ा है, रोड से, हिमालयास के थ्रू एशिया की सबसे लंबी टनल बनाकर। लेकिन पहाड़ों को तोड़ना तो सिर्फ ट्रेलर है। आपको लगता होगा कि कश्मीर सिर्फ टूरिज्म के लिए बदल रहा है, लेकिन श्रीनगर अब सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक मल्टी कल्चरल बिजनेस हब बनने की तरफ देख रहा है। लद्दाख की फ्रीजिंग वैलीज में अब मेगा डेटा सेंटर्स की बात हो रही है। श्रीनगर के रोड्स पर अब पैन इंडिया विजन रखने वाले टेक स्टार्टअप्स बन रहे हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस स्पीड से कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म और लोगों का जो इन्फ्लक्स आया है, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कश्मीर हमेशा से स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बुलाया जाता था, पर आज जो वहां जमीन पर बन रहा है उससे कि अगले 2 डेकेड्स में श्रीनगर प्रैक्टिकली सिंगापुर ऑफ इंडिया बन सकता है। आज इस वीडियो में हम इस मेगा ट्रांसफॉर्मेशन की असली रियलिटी अनकवर करेंगे। और अगर आपको ऐसे और डीप डाइव्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं जीन एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, ब्रेकिंग द माउंटेन वॉल। 1965 में सिंगापुर का सबसे पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर इकोनॉमिक मूव क्या था? बाकी कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाना। और आज कश्मीर का पहला मूव क्या है? हिमालयास के माउंटेन्स के थ्रू अपनी सेंचुरीज पुरानी आइसोलेशन को खत्म करना। कश्मीर वैली को इंडिया से ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करने के लिए अब 43,000 करोड़ का मेगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक रेडी है। और इसका सबसे बड़ा शो स्टॉपर है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट रेलवे आर्क, चेनाब ब्रिज। सोचिए, कश्मीर अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी डायरेक्ट ट्रेन से नहीं जुड़ा था, और अब जब जुड़ा है तो एक ऐसे ब्रिज पर जो आईफिल टावर से भी 35 मीटर बड़ा ब्रिज। जो जर्नी पहले पूरा दिन लेती थी, अब वंदे भारत के कतरा से श्रीनगर वाले रूट से सिर्फ 3 घंटे में कंप्लीट होगा। और दूसरा सबसे बड़ा बॉटलनेक था लद्दाख की तरफ जाने वाला जोजिला पास। ये साल में 6 महीने बर्फ के नीचे पूरी तरह से ब्लॉक्ड रहता था, लेकिन अभी रिसेंटली यहां बन रही ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की मेगा टनल का ब्रेक थ्रू भी मिला है। यानी जो डेंजरस पहाड़ी रूट पहले 3 घंटे लेता था, वो भी अब हर सीजन में सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द टॉप इन पहाड़ों को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हिमालयास की इन अनप्रेडिक्टेबल लैंड को डिग करने के लिए एडवांस्ड न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज हुआ है। चेनाब ब्रिज को ऐसे बनाया गया है कि वो एक्सट्रीम विंड्स और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को झेलकर 120 इयर्स तक इंटैक्ट रह सके। क्योंकि इस सब का फायदा सिर्फ टूरिज्म या एप्पल फार्मर्स को नहीं मिलेगा। लद्दाख डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, तो इंडियन आर्मी के डिफेंस लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी एक ऐप। जो माउंटेन्स कभी कश्मीर की इकोनॉमी को बंद करके रखते थे, आज इंडिया उन्हीं माउंटेन्स से बेनिफिट ले रहा है। बट वेट, माउंटेन्स टूट गए, रास्ता बन गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन रास्तों से होकर कोई एक्चुअली कश्मीर आएगा अपने पैसे लगाने? इसका जवाब दुबई से मिलने वाला है। चैप्टर 2, द रियल नंबर्स। मार्च 2023 में यूएई का एमआर ग्रुप, जो दुबई की बड़ी बड़ी स्काईलाइंस बनाने के लिए फेमस है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है मॉल ऑफ श्रीनगर के लिए। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10,000 जॉब्स की प्रॉमिस की गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये मेगा मॉल एग्जैक्टली उसी विलेज में बन रहा है जहां 600 साल पहले दुनिया का सबसे महंगा सैफरन ग्रो किया जाता था। पंपोर के सैफरन फील्ड से सिर्फ 15 मिनट्स दूर टेक्निकली दुबई का मॉल बन रहा है। और सिर्फ मॉल्स नहीं, 23 इयर्स के लंबे गैप के बाद कश्मीर में मल्टीप्लेक्सेस तक वापस खुल गए। नई फिल्म्स आते ही बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग तक वापस वैली में शुरू हो चुकी है। ये सब देखकर लगता है कि कश्मीर में पैसों की बारिश हो रही है। गवर्नमेंट की फाइल्स में भी 1.6 लाख करोड़ के बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पड़े हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन फाउंडेशन स्टोन रखना, मॉल का अनाउंसमेंट कर देना, ये सब इजी है। असली टेस्ट यहां आता है कि पैसे ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं या नहीं। और सच यह है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने खुद असेंबली में एडमिट किया है कि 2019 से अब तक इन 1.6 लाख करोड़ के प्रपोजल्स में से सिर्फ 10,000 करोड़ के एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी सिर्फ 6.5% की है। मतलब हर 100 रुपए के प्रॉमिस में से अभी तक सिर्फ 6.5 रुपीज ही एक्चुअली कश्मीर में इन्वेस्ट हुए हैं।
तो अब अगर इन्वेस्टमेंट्स इतने स्लो आ रहे हैं तो कश्मीर और श्रीनगर फॉर दैट मैटर एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करेंगे? वेल, श्रीनगर का असली वेल्थ उसकी एक ऐसी सेंचुरीज पुरानी इंडस्ट्री में छुपा था जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी। श्रीनगर को नेक्स्ट सिंगापुर बनाने के लिए बाहर के नए पैसों के साथ अपने खुद के पुराने एम्पायर की भी जरूरत है। चैप्टर 3 द सिल्क रोड रीबूट। आज हम श्रीनगर को नेक्स्ट सिंगापुर बनाने की बात कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से 500 इयर्स पहले श्रीनगर ऑलरेडी सेंट्रल एशिया का सिंगापुर था। 15th सेंचुरी में श्रीनगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं, एक कॉस्मोपॉलिटन ट्रेड हब था। यस, पर्शिया और तुर्किस्तान से बेस्ट क्राफ्ट्समैन बुलवाए गए और वहां एक पूरा लग्जरी एक्सपोर्ट एम्पायर खड़ा किया गया था। कश्मीर के पश्मीना, हैंड नॉटेड कारपेट्स और पेपर मशे सिल्क रूट के थ्रू डायरेक्टली तिब्बत, चाइना और यूरोप तक जाते थे। तब एक कश्मीरी कारपेट सिर्फ इंटीरियर अच्छा बनाने के लिए नहीं था, ग्लोबल रॉयल कोर्ट्स में वहां का एक स्टेटस सिंबल था। जब यूरोप में ठीक से रेनेसांस शुरू ही हो रहा था, तब श्रीनगर ऑलरेडी एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया 3 कॉन्टिनेंट्स के लिए एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बन चुका। तो असली सवाल ये नहीं है कि कश्मीर कभी ग्लोबल ब्रांड बन सकता है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो अपना पुराना टाइटल वापस क्लेम कर पाएगा या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ डेकेड्स में इस 500 इयर्स पुराने ब्रांड के नाम पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कैम चल रहा है। अमृतसर से लेकर चाइना तक बनने वाले सस्ते मशीन मेड कारपेट्स और शॉल्स दुनिया भर में कश्मीरी बोलकर बेचे जा रहे हैं। इन रेप्लिकास ने मार्केट कैप्चर कर लिया है, असली आर्टिसंस गरीब हो रहे हैं और उससे कश्मीर की ब्रांड वैल्यू गिर रही है। लेकिन यहीं पर एंटर हुई 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने इस पुरानी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा काउंटर अटैक किया है। यूनेस्को ने रिसेंटली श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है। पश्मीना और कश्मीरी कारपेट्स के साथ 10 एक्सक्लूसिव क्राफ्ट्स को GI टैग्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस मिल चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ा गेम चेंजर है इनका QR कोड ऑथेंटिकेशन। अब हर ओरिजिनल लग्जरी पीस पर एक माइक्रोचिप या QR कोड लगाया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, जब उसको स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये कारपेट किस गांव में किस आर्टिसन ने बनाया है और उसका रॉ मटेरियल कहां से आया है। ये उन फेक्स को मार्केट से खत्म करने का एक वेपन है जो डायरेक्टली ग्लोबल बायर्स का ट्रस्ट जीत रहा है। और ये रिजल्ट्स में भी दिख जाता है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट सिर्फ 2 साल के अंदर 563 करोड़ से जंप करके 1162 करोड़ तक पहुंच गए हैं। साथ ही 5000 करोड़ का एक मेगा होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्लान सैफरन और एप्पल जैसी सेंचुरीज पुरानी कैश क्रॉप्स की सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज कर रहा है। कश्मीर को सच में किसी नई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपना पुराना रेज्यूमे याद करना था, जिससे अब वो ब्रांड वापस रिस्टोर हो रहा है। ये सारी चीजें भी अच्छी है, बट आज का सिंगापुर बनने के लिए आपको मैसिव कनेक्टिविटी की सेटअप करनी पड़ती है और उसके लिए श्रीनगर आसमान की तरफ देख रहा है। चैप्टर 4 द चैंगी एम्बिशन। अगर आप सिंगापुर के बारे में सोचे तो उनके चैंगी एयरपोर्ट के बिना उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। ये दुनिया के सबसे बिजी और एफिशिएंट एयरपोर्ट्स में से एक है, जो अपने आप में ही एक पूरा एविएशन इकोसिस्टम है। लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कुछ सालों पहले तक यहाँ हालात ये थी कि सनसेट होते ही उनका एयरपोर्ट प्रैक्टिकली बंद हो जाता था। ना कोई फ्लाइट्स आती, ना कोई इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। पर अब ये बदल रहा है। गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ का एक नया सिविल एनक्लेव क्लियर किया है, जिसका टारगेट है हर साल 10 बिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करना। टूर ऑपरेटर्स की ये सालों पुरानी डिमांड फाइनली पूरी हुई है और नाइट फ्लाइट ऑपरेशंस तक शुरू हो गई। यहाँ तक कि शारजा जैसी जगहों के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल रूट्स भी खुल गए हैं। टारगेट बड़ा है, श्रीनगर एयरपोर्ट को एक डोमेस्टिक लेओवर से निकालकर ग्लोबल एविएशन और एयर फ्लीट हब में बदलने का। सोचिए, जो एयरपोर्ट कुछ सालों पहले तक सूरज ढलते ही ऑपरेशनली सो जाता था, वो अब 10 मिलियन पैसेंजर्स के टारगेट के साथ रात को भी फ्लाइट्स हैंडल कर रहा है। लेकिन चीजें सिर्फ एक एयरपोर्ट से नहीं चेंज होने वाली। एक कंजम्पशन स्टेट से प्रोडक्शन स्टेट बनना पड़ता है टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। इसीलिए अब श्रीनगर में PPP मॉडल के थ्रू एक डेडिकेटेड साइबर सिटी और डेटा सेंटर्स के साथ नए टेक पार्क्स बनाने की तरफ भी काफी स्पीड से काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जैसे HMT ज़ैनकोट, जो कभी हैवी मशीनरीज बनाते थे, अब उसे एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर हब में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये नया टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ यही नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्राउंड पर एक साइलेंट स्टार्टअप बूम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सोचिए, 2020 से लेकर 2024 के बीच ही जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स 287% तक ग्रो हुए हैं। और इन्हीं लोकल टेक फाउंडर्स को अग्रेसिवली बैक करने के लिए अब न्यूली 250 करोड़ का एक लोकल वेंचर कैपिटल फंड भी सेटअप किया जा रहा है। श्रीनगर अपने आप को पिछली सेंचुरी की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से शिफ्ट करके फ्यूचर टेक और इनोवेशन के लिए अपस्किल कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर AI, मशीन लर्निंग और उन्हीं सब स्किल्स का होने वाला है। लेकिन यही चीज आप अपने करियर के लिए भी कर सकते हैं, इन स्किल्स से खुद को अपस्किल करके, जिसके लिए उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
इतने बड़े एम्बिशन का असली टेस्ट किसी पेपर या गवर्नमेंट फाइल पर नहीं होता, उसका टेस्ट होता है ग्राउंड जीरो पर। और वो टेस्ट आया 22 अप्रैल 2025 को, जब अनफॉर्चुनेट पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जिसके बाद मिलिट्री टेंशन बढ़ी, ट्रैवल बुकिंग्स 90% तक गिर गई और कश्मीर वैली में टूरिस्ट विजिट 2024 के 1 करोड़ से गिरकर 2025 में डायरेक्टली 50 लाख तक रह गए थे। ये कोई छोटा डिप नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि इस इंसिडेंट के बाद उसको कैपिटल ने हैंडल कैसे किया। टूरिज्म आधा होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। चेनाब ब्रिज अपने एग्जैक्ट शेड्यूल पर खुला, जोजिला टनल की ड्रिलिंग चलती रही और एग्जैक्टली 1 साल बाद उसी टनल का हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हुआ। गवर्नमेंट ने डरने की बजाय एट लार्ज रिटर्न टू कश्मीर का प्रमोशन पुश किया। सीएम ने खुद हर बंद टूरिस्ट स्पॉट को वापस खोलने का प्रॉमिस किया। एक अटैक जिसने वैली के टूरिज्म को ऑलमोस्ट आधा कर दिया था, उसके 1 साल के अंदर सेम रीजन में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज शेड्यूल पर खुला और एशिया का सबसे लंबा टनल ब्रेक थ्रू तक पहुंच गया। ये है रेजिलियंस। लेकिन इस डार्क रियलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सिंगापुर जैसी 100% स्टेबिलिटी आने में अभी टाइम लगेगा। सिंगापुर इसीलिए इतना सेफ बन पाया क्योंकि उन्होंने अपने नेबर्स के साथ के कॉन्फ्लिक्ट्स को परमानेंटली साइड कर दिया था। कश्मीर का सबसे बड़ा रिस्क अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट नहीं आना नहीं है, वो रिस्क है जो बॉर्डर के उस पार से वापस बार बार आते रहता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या श्रीनगर अगले 10-20 सालों में टूरिस्ट्स के लिए ना सही खुद के लिए सिंगापुर बन पाएगा? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस। ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं कश्मीर की, श्रीनगर की, और तब पहले तो भाई उधर बहुत सारे यूट्यूबर थे स्टूडेंट, उन्होंने काफ़ी ऐसी मतलब के चीज़ें और ऐसे एरिए भाई दिखाए जो कि यकीन करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन हमें भाई लगता है कि इतनी ऊंची टनल बन गई और ये सारे ब्रिज बन रहे हैं, टूरिस्ट आएगा बाढ़ देखेंगे, ये भाई सीन नहीं है। जो गवर्नमेंट है ना वो एक और लेवल पर के मतलब के चीजें एक कवर कर रही हैं और सारे एक जो कनेक्ट है ना उसको मतलब के जोड़ रहे हैं। जो मतलब के सफर इतने लंबे थे उनको भाई शॉर्ट में कर रहे हैं और यही प्लान है कि आगे ये चीजें एक बढ़ती जाएगी। लेकिन भाई ये जो कश्मीरी है ना, ये आज इंडिया के साथ लॉयल हो जाए ना तो भाई ये श्रीनगर बन सकता है, मतलब कि सारी चीजें कंट्रोल कर लेना तो ये बन सकता है। लेकिन भाई क्या ये एतबार करें इन लोगों पर, मतलब कि जैसे कुछ ऐसी होती है ये भाई लोग उधर हंसते हैं। पहलगाम अटैक हुआ था तो वही एक कश्मीरी लोग हंस रहे थे क्योंकि ये भाई मिले हुए हैं सबके साथ और ये जो माहौल है ना वो काफी खराब करता है। बाकी अगर भाई पाकिस्तान की बात करें ना तो हम काफी वीडियो में बताते रहते हैं आपको कि भाई इधर एयरपोर्ट नहीं है, मतलब कि कोई कुछ भी नहीं है, इधर रोड ढंग का नहीं है। लेकिन हम कंपैरिजन वीडियो जरूर इस चीज पर बनाएंगे। एक गोरे ने वीडियो बनाई है अभी जो पाकिस्तान की साइड है कश्मीर है ना उसकी कंडीशन उसने सारी दिखाई है, रोड्स की, होटल की और कितने एक टूरिस्ट आते हैं। लेकिन उसने इंडिया की भी भाई सारी चीजें दिखाई हैं कि उधर रोड कैसे हैं, लोग उधर कैसे एक लाइफ स्टाइल, जो कि भाई हम 2-3 साल पहले ही वीडियो मतलब के देख चुके हैं। उधर एक स्कूल की वीडियो थी, लोग इतनी एक्टिविटी करते हैं, फुटबॉल की टीम है, लड़कियों को भाई इतना फ्रीडम है ना कि इतना पाकिस्तान में नहीं है, कश्मीर की तो दूर की बात है। लेकिन भाई ये इंडिया का जरूर प्लान है, दुबई के साथ है, ये सारे उनके मुआहदे तय पाए और आस्ता आस्ता वो वर्किंग करेंगे। ये एरिया एक मतलब के बिजनेस हब जरूर बनेगा क्योंकि खूबसूरती उधर बहुत है, लोग आते भी हैं। लेकिन उससे भाई आगे भी चीजें एक बढ़ानी चाहिए और सारा कुछ करना चाहिए, तो उस पर वर्किंग चलती रहती है। अब ऐसे होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट भाई अगर चेंज भी हो जाती है ना तो वो भाई उनकी वर्किंग नहीं रुकती, मतलब कि उनका काम कंटिन्यू रखता है। इतने हालात खराब होने के बावजूद भी जो टनल भाई जिस डेट पर थी उन्होंने ओपन भी की और उस पर भाई काम भी अपना मतलब के स्टार्ट रखा। लेकिन भाई ने वीडियो काफी यार अच्छी बनाई है, वाकई भाई ने वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की बनाई है। आप ये देखें कि यार डेवलपमेंट इंडिया जो है ना इस टाइम में कश्मीर में कर रहा है, क्योंकि भाई इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने वहां पे एक टनल खोली, उन्होंने वहां पे एक ब्रिज बनाया जो भी डायरेक्ट कनेक्ट करता है दूसरे इंडिया के बाकी शहरों को जम्मू कश्मीर के साथ। इतनी बड़ी डेवलपमेंट मेन होती है भाई वहां के लोगों को, अगर वो सारी चीजें कर रहे हैं ना, उनको पता है कुछ बंदे हैं जिनको भाई उन्होंने एजुकेशन दी, एजुकेशन सिस्टम आपने अच्छा दिया, उनको पढ़ाया है, उनको पता है कि ये बंदे जो हम करने लगे हैं इसको आगे भी संभालेंगे। ये नहीं है कि हमारी तरह यहाँ पे
दुकानें बंद की थी, तो ये भाई मार मार के दुकानें खुलवा रहे थे कश्मीर में, ऐसा हाल इन्होंने बना दिया था। बाकी यहाँ पे हमारी एंट्री है जफराबाद जो है ना, हमारा इंट्रेंस है कश्मीर में इंटर होने की, यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। बाकी तो गिलगित इधर से आप आ सकते हैं। अगर कश्मीर को डायरेक्ट जाना तो आप जफराबाद से सीधा जाएंगे कश्मीर की तरफ, और एंट्रेंस है, एंट्रेंस से आगे भाई आपको कोई रोड नहीं मिलेगा, कोई भाई आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी कि भाई जिसके आपको फायदा हो सके, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। एयरपोर्ट तो छोड़े, वहां पे कोई ट्रेन भी नहीं जाती। ट्रेन ट्रेन यहाँ पे इस्लामाबाद तक जाती है, उससे आगे ट्रेन कहीं भी नहीं जाती। वहां से आपको भाई लोकल बसेस जानी होंगी, कोई भाई ऐसी बस भी नहीं जाती कि कोई भाई एसी टाइम बस हो, या जो बस भी अच्छी किस्म की बस होती है वो भी नहीं जाती। लोकल बसें जाती हैं जो रास्ते रास्ते में रुकती हैं, फिर आपको आगे लेके जाती हैं। बाकी भी इंडिया की बात करें, वहां पे टनल्स देख लें, एक देख ले कि 3 घंटे का सफर है, खबारी इतनी होती है वो 15 मिनटों का उन्होंने कर दिया सिर्फ एक टनल की वजह से। इतनी भाई उन्होंने सुविधा दे रहे हैं, फिर भी अगर वहां के लोग उनके साथ अच्छा नहीं व्यवहार करते। उधर के लोग निमक राम है, भाई ये रियलिटी है भाई। अगर वो ये साइड पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं तो एक दिन में भाग जाएंगे कि ये हम किस जंगल में फंस गए। लेकिन भाई नहीं शुक्र करते, मतलब कि उस गवर्नमेंट, और ये एक रिलीजियस एक नफरत है भाई। एयरपोर्ट कुछ भी नहीं। हमारे स्कर्दू में एक एयरपोर्ट दिया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फॉरनर आता है ना, उसने पहले लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, दूसरा फैसलाबाद, कराची या मुल्तान ऐसी जगह पे जाके एयरपोर्ट से भाई टिकट लेनी है। जो एयरलाइन है ब्लू एयरलाइन जो हमारी पाकिस्तान की है, उसमें भाई बैठेगा फिर स्कर्दू जाएगा, और उसके जहाजों की आप हालत देख लें यार, इतने बुरे हाल हैं। और बाकी एयरपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों के अंदर वो सिर्फ 4 मंथ जो थी, 4 मंथ जो है ना वो एयरपोर्ट खुला होता है। बाकी भी इंडिया की तरफ आज इतना कमाल का इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, वहां पे सिर्फ एक रोड है और एक कमरा दिया गया है जिसमें अपनी बोर्डिंग करनी है और आपने बाहर आ जाना है। ये एयरपोर्ट है हमारा यहाँ पे स्कर्दू में। और बाकी भी इंडिया की देख ले, इतनी कमाल कमाल की चीजें उन्होंने बनाई है। और नाइट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है पहाड़ी इलाकों में, नाइट की जो होती है ना फ्लाइट, उसके लिए वो भाई एक सुविधा बना रहे हैं। देखते हैं भाई आगे क्या क्या करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने कश्मीर में भाई ऐड कर दिया है, आगे वो ना माने तो भाई उनकी मर्जी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ ठीक है कि भाई इंडिया ने उनको हर सहूलत दी हुई है। यहाँ तक कि ब्रिज बना कर दिया हुआ है, वो टनल बना कर दिया है, वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बना कर दी हैं, हर चीज़ की सहूलत इंडिया ने उनको दी है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई कश्मीरी जितना मर्जी कर लें, वो ना तो इंडिया के साथ जुड़ेंगे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। क्यों कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए एक चीज़ जो है ना, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद एक चीज़ देखें कि भाई उनके अपना कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो काम है वो है अपना क्लीनों का। वहाँ पर वो एक जो असल क्लीन बनता है ना, कश्मीरी शाल और क्लीन है। और वो चीज़ देखें कि वो भाई एक एक धागे की जो अपना बुनाई होती है ना, वो कैसी, और अपना जैसे भाई एक एक चीज़ रियलिटी वाली होती है। लेकिन कुछ लोगों ने भाई उसका भी वो काम का सिस्टम जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की है कि भाई अब तो मशीनें धड़ाधड़ वो चीज़ें बना रही हैं, लेकिन उस चीज़ की और उस चीज़ की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन उन्होंने अब भाई वहाँ पर QR कोड जो है वो ऊपर बनाया है ताकि भाई असल चीज़ की जो है वो पहचान हो सके। लेकिन असल चीज़ जो असल ही होती है, नकल नकल ही होती है। लेकिन ये कश्मीरी भाई किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह भाई ये शुरू से भाई एक अलग रह रहे हैं कि लेकिन ये देखो कि उनको भाई एक सहूलत कितनी बड़ी दे दी गई है कि यहाँ तक कि जो उनका भाई सफर अपना दिनों का था वो भाई मिनटों और घंटों में उन्होंने कर दिया गया। उधर इतनी बड़ी उन्होंने एक लंबी जो है ना वो टर्मिनल बनाकर दे दिए उनको, और ब्रिज बनाकर दे दिए गया, कम से कम जो इनका सफर है ना वो कम हो सके। तो बाकी भाई वो तो इनको साथ मिलाना चाहिए, लेकिन ये शुरू से ही भाई ऐसे ही है, ये एक अलग अपना अलग ही रहना पसंद करते हैं कि किसी के साथ मिलकर इन्होंने नहीं रहना है क्या। लेकिन ये देख लें कि उधर के भाई उनको एक दूसरा जो सफर वाले बात है ना वो कितनी उन्होंने एक सहूलत बनाकर दे दी है कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई बहुत एक अच्छा स्टेप आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह टारगेट सेट किए जाते हैं तो वो भाई अचीव करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि जिस हवाले से एरिया है ना उसमें अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब ठीक है टाइम लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो भाई
जो है ना वो फिर वहाँ के लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एक उनको जो है ना वो बिजनेस करना या वहाँ पे एक उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करना, मतलब इस हवाले से वहाँ पे कोशिश होगी। दूसरी जिस तरह ये कह रहा था कि कश्मीरी रहना नहीं चाहते, वो ऐसा कोई भाई वहाँ पे सीन नहीं है। देखो वो चांदे के लोग एक होते हैं और उसकी ये वजह है कि जस्ट एक पॉलिटिकल नफरत है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं करते। अब जिस तरह फरूक अब्दुल्ला वो भी उनका सीएम बना और हर एक वो जो है ना वो पसंद जो है ना वो लोग नहीं करते उसको, तो इस तरह करके उसकी वजह ये वो एक खानदानी सिस्टम उनका चलता रहा है और उसको ओवरऑल आप ये जज नहीं कर सकते कि वो भाई कहीं रहना नहीं चाहते, वो सीन नहीं है। अब देखो ना एक गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है कि वहाँ पे जो जो भी एक जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर एक अमल पैरा होना, तो वो भाई उस वाले से वहां पे वर्किंग वगैरह तो कर रहे हैं। बाकी टाइम जरूर लगेगा, अगर ये सारी चीजें भाई हो जाती हैं तो बहुत वहां पे भाई एक जो है ना वो टूरिज्म तो ऑलरेडी वहां पे चल ही रहा है। लेकिन मेन चीज है कि जो लोकल इंडस्ट्री है जिसमें आप देख लो वो लोहे की मार्केट या इस तरह जो हैंडीक्राफ्ट है और भी बहुत सारी चीजें जो एक वो चाय में जो डलती है वो मतलब सफरून या इस तरह करके उसका नाम है वो, साफरान। हाँ साफरान, वो कश्मीर में बहुत ज्यादा उगाया जाता है। वो भी भाई बहुत ज्यादा महंगा, तो इस तरह करके बहुत सारी चीजें हैं जिससे भाई एक लोकल इंडस्ट्री बहुत ताकत वाली होती है वो चीज। हाँ जी, क्यों? भाई बहुत वो ताकत, चाय में डलती है ना। साफरान बहुत ताकत वाली चीज है। अच्छा, ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।